हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान पर एक नज़र, जो कि हमारी लक्ष्मीकांत पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत बुक का टेबल है, इसका हम अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे किस भाग में किस विषय में संविधान में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान पर एक नज़र, मतलब पूरे संविधान में किस भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किस विषय की चर्चा की गई है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो पहला भाग एक जो है वो संविधान का, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो हमारा यूनियन है उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, कैसे वह विस्तृत हो सकता है, कैसे उसकी सीमाओं का विस्तार हो सकता है, कैसे क्षेत्रों की अदला बदली दो राष्ट्रों के मध्य हो सकती है ना। इन सभी चीज़ों का जिक्र, इन सभी संबंधित विषयों और विधियों का जिक्र जो है वो भाग एक में है संविधान के। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है वर्णित इसमें। अब भाग 2, अब पार्ट 2 आ जाता है अगर, तो वो नागरिकता सिटीजनशिप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप है ना, नागरिकता। ये 4 से 5 से 11 तक अनुच्छेद नागरिकता के लिए हैं। फिर उसके बाद पार्ट 3 में ये क्वेश्चन आया भी था कि मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है संविधान के। एक सेंटेंस में लिखा हुआ था, आपको गलत पहचानना था, सही पहचानना था। इस तरीके से भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित विधि विधान वर्णित है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक बताए गए हैं आर्टिकल्स में। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। अब आगे देखते हैं भाग चौथे में, जो भाग 4 है, पार्ट 4 है संविधान का, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है, मतलब कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स किस में लिखे हुए हैं? भाग 3 में 12 से 35 तक। और राज्य की नीति निर्देशक तक DPSP जो है वो है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक हैं हमारे DPSP, जो राज्य के लिए बताए गए कर्तव्य हैं कि आपको ये सिटीजन्स के लिए करना है। फिर 4th A जो है DPSP में ही जोड़ा गया है बाद में अमेंडमेंट के द्वारा, वो है 4th A, जो कि मौलिक कर्तव्य है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और इसमें आर्टिकल 51 का जोड़ा गया है। जिस तरीके से ये 4A पार्ट जोड़ा गया है, उसी तरीके से 51 आर्टिकल के आगे 51 का आर्टिकल जोड़ा गया है। इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज वर्णित हैं। फिर भाग 5 देख लेते हैं, जो कि सरकार से रिलेटेड है और सरकार की प्रणाली से रिलेटेड है। तो भाग 5 किसके लिए है? वो है संघ सरकार के लिए, यूनियन गवर्नमेंट। और 52 से 151 तक के जो अनुच्छेद हैं वो संघ सरकार के बारे में वर्णित किए गए हैं, बारे में बताया गया है। अध्याय 1 में क्या बताया गया है? इसमें कार्यपालिका के बारे में 52 से 78, संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में 79 से अनुच्छेद 122 तक, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की, तो वो 123 में बताई गई हैं आर्टिकल में। संघ की न्यायपालिका, यूनियन की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो 124 से 147 तक, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रिलेटेड आर्टिकल कहाँ पे हैं? संघ की जो यूनियन की न्यायपालिका है उसके आर्टिकल 124 से 147 हैं। और संघ सरकार 52 से 151 तक है, मतलब कि ये टोटल संघ सरकार का इसमें वर्णन है 52 से 151 तक। फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कि कैग जो है वो 148 से 151 तक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं और एक मैपिंग कर सकते हैं कि किस आर्टिकल में कहां पर कौन सी चीज का, किस विधान का जिक्र किया गया है। अब भाग 6 देख लेते हैं। तो भाग जो 6 है, अब पहले तो संघ सरकार हो गई, तो अब राज्य सरकारों का वर्णन है, कैसे वो चलेंगी। तो राज्य सरकार 152 आर्टिकल जो है वो राज्य सरकार पर है। फिर 152 से 237 तक ये टोटल जो है सभी कानून इसमें वर्णित हैं। अब कार्यपालिका अगर आ जाती है कि राज्य की कार्यपालिका कैसे चलेगी, राज्य का
एग्जीक्यूटिव कैसे चलेगी, तो 153 से 167 आर्टिकल जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य का विधानमंडल, विधायिका जो है राज्य की, लेजिस्लेटिव जो है लेजिस्लेटिव, उसका आर्टिकल 168 से 212 है। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियां, मतलब कि गवर्नर जो है हमारे, उनकी पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, तो वो 213 आर्टिकल में वर्णित है। आगे चलते हैं। अध्याय 5 में पार्ट 6 हम पढ़ रहे हैं संविधान का, उसमें देख रहे हैं तो भाग 5 में राज्य के उच्च न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट, जैसे कि यूपी का क्या है, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, इसीलिए इस तरीके से उसका वर्णन कहाँ पे है, आर्टिकल 214 से 232। तो आर्टिकल 214 से 232 किस बारे में डिस्कस किया गया है, हाई कोर्ट, जो भी स्टेट की जितनी भी हाई कोर्ट होंगी उनमें कितने जज होंगे, कैसे नियुक्तियां होंगी उनकी, है ना, उनकी सैलरीज कैसे डिसाइड होंगी, कहां से आएगी, तो ये सब आर्टिकल 214 से 232 के बारे में अध्याय 5 में वर्णित है। पार्ट 6 में अब अध्याय 6 में देख लेते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय, जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी होगी, हाई कोर्ट के नीचे की जो जुडिशरी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी होगी, वो 233 से 237 में वर्णन किया गया है। भाग 7 देख लेते हैं। तो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा, जो कि निरस्त है, 238 को निरस्त कर दिया गया है आर्टिकल को। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, तो ये जो भाग 7 है ये तो निरस्त हो चुका है। अब आगे देखते हैं। तो भाग 8 जो है संविधान का भाग 8, संविधान का भाग 8 किसके बारे में वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ का जो राज्य क्षेत्र है वो क्या है, तो 239 से 242 तक इसका वर्णन किया गया है। अब भाग 9 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 9 ये पंचायतों के बारे में इसमें वर्णित किया गया है कि पंचायतें कैसे होंगी, कैसे उनका गठन होगा। तो ये 243 से 243 अड़ा जो है आर्टिकल इसमें इसके बारे में, पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 9 का, जो कि 72वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में जो संशोधन लाया गया उसके द्वारा ये आर्टिकल और जुड़ा, और इसमें नगर पालिकाओं के बारे में 243 ता से 243 छा तक का वर्णन किया गया है। भाग 43 जैसे भाग 9 का जुड़ा है वैसे ही 9 खा जुड़ा हुआ है, और ये सहकारी समितियों का वर्णन करता है, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये 243 ZH से 243 ZT तक, सभी 243 के ही अंदर आर्टिकल जो हैं डिस्कस किए गए हैं। अब आ जाते हैं हम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो ये भाग 10 में, पार्ट 10 में जो संविधान है हमारा, उसके पार्ट 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके क्षेत्रों का वर्णन भाग 10 में वर्णित है, और इसके अनुच्छेद हैं 244 से 244 का। संघ और राज्यों के बीच संबंध, यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशंस क्या होंगे, कैसे होंगे यूनियन स्टेट के बीच में, ये 245 से 263 तक वर्णित है। और विधायी संबंध क्या होंगे, 245 से 255। प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे इनके, 256 से 263। तो ये भाग 11 में वर्णित है कि संबंध कैसे होंगे आपस में यूनियन और स्टेट के, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध कैसे होंगे, ये भाग 11 में है। भाग 12 देख लेते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। तो वित्त से संबंधित जो है वो 264 से 291। ऋण लेना है तो अध्याय 2 जो है वो 292 से 293। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं, वाद 294 से 300। संपत्ति का अधिकार तो 300 का। ये भाग 12 जो है ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित आर्टिकल्स को का संकलन इसमें किया गया है। अब भाग 13 देख लेते हैं। भाग 13 क्या है,
वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कोई ट्रेड करेगा, है ना, वाणिज्य कॉमर्स के रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे, है ना, तो वो 301 से 307 के बीच में वर्णन किया गया है। जैसे गूगल आता है या कोई आता है और वो व्यापार करता है तो भारत के राज्य क्षेत्र में, तो उसके से संबंधित जो है लॉ वो 301 से 307 के बीच में बनेंगे। अब भाग हम पार्ट कौन सा देख रहे हैं संविधान का, भाग 14। तो 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ है और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं होंगी। तो अध्याय 1 में सेवाएं हैं और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। तो 308 से 323 तक जो है इसमें यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का जिक्र किया गया है। भाग 14 का अगर देख लें, 14 का है ये, तो ये अधिकरण से संबंधित तथ्य इसमें दिए गए हैं। भाग 15 देख लें। अब 15 सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है पार्ट संविधान का। भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन से रिलेटेड है ना। इसी में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, इन्हीं सब का जिक्र है। तो ये 324 से 329 का तक है। भाग 16 अगर देख लें, 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, कोई समाज के विशेष वर्ग हैं उनसे रिलेटेड प्रावधान है, 330 से 42। राजभाषा क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ये 17 में वर्णित है। पार्ट 17 में 343 से 351 तक इसके आर्टिकल हैं कि प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी, संघ की भाषा क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय किसमें अपने जुडिशरी स्टेटमेंट जारी करेगा, उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या होगी, ये सब 343 से 351 तक बताया गया है। आपात उपबंध अगर देखें तो वो 18वें पार्ट में आते हैं। आपात उपबंध मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर लगानी है स्टेट में, तो 352 से 360 में आर्टिकल में जिक्र है। जैसे कि प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, प्रेसिडेंट कोई फाइनेंशियल लगाना हो, है ना, तो वो 352 से 360 में होगा। अलग प्रकीर्ण देखें तो वो 19 में है। 20 में जो है संविधान का संशोधन है। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है हमारा ये कि संविधान का संशोधन किस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, तो वो भाग पार्ट में है। भाग पार्ट 20 में है, 368 है इसका अनुच्छेद। कौन सा है, 368 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो हैं, जो अस्थाई हैं, संक्रमणशील हैं, जैसे कि 370 संक्रमणशील था, तभी यहाँ से हटा दिया गया। तो 369 से 392 तक है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन वगैरह जो है ये 22 पार्ट में आते हैं। संक्षिप्त नाम वगैरह ये सब हैं। प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, तो 393 से 395 तक के अनुच्छेद इसमें हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें पार्ट्स को देखा है, विभिन्न भाग को देखा है कि अलग अलग भागों में संविधान में किन भाग में किस विषय का जिक्र किया गया है। तो इस संबंध में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। धन्यवाद। अब हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या अनुच्छेद, कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं और वो किस संबंध में जो है, किस संबंध में उनका वर्णन, किस संबंध में उनको लिया गया है, देखते हैं। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल जो 1 है हमारा, अनुच्छेद 1 है, वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब संघ का क्या नाम है, हमारा भारत देश है या इंडिया, दैट इज भारत है, ऐसे करके वो कहाँ तक है, उसकी सीमाएं क्या हैं, सीमाओं को कैसे हम विस्तार कर सकते हैं या कैसे क्षेत्रों का अदला बदली कर सकते हैं, इस सब का आर्टिकल 1 में जिक्र है। आर्टिकल 3 अगर देखें तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य कैसे हैं, तो ये इसमें वर्णन किया गया है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ये 1 में नहीं, सीमाओं और नामों का परिवर्तन ये तीसरे में है। आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को ये आर्टिकल निरस्त कर देता है। बात समझ रहे, अगर कोई मूल अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है,
और कोई लॉ बन रहा है जो आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसको उन विधियों को लिया जाता है। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। अब यहां से आ जाते हैं आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स के, यहां से आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के। विधि के समक्ष समानता मतलब कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। फिर आर्टिकल 14 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब अगर पब्लिक कोई सर्विस निकलती है तो उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, समान अवसर सबको मिलेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 में है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है ना, तो इसको अस्पृश्यता का अंत किसने कहा था? गांधी जी ने। तो उन्हीं के गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर ये जो फंडामेंटल राइट है आपका, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 के अंतर्गत लाया गया है अस्पृश्यता का अंत। इसे अवश्य ही आप याद रखिए, स्टार मार्क कर लीजिए। आर्टिकल 19 जो है हमारा क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको वाक की स्वतंत्रता बोलने की अधिकार हो, वो 19 में कहा गया है। 19 आर्टिकल 19 में। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण हमारी लाइफ का और दैहिक स्वतंत्रता, हम घूम टहल सकें, है ना, अपने देह को इधर उधर ले जा सकें, उसके स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में। तो इन सबको हम ऐसे याद कर सकते हैं आर्टिकल 14 से 16, है ना, इनको समान। तो 14 जैसे ही बच्चा 14 साल का होता है वो कहता है कि भाई हमें सबको घर में समान दूध मिलना चाहिए, तो विधि के समक्ष समानता। फिर 16 में क्या होता है? जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो कहता है हमें भी सेम स्कूल में जाना है या सेम काम करना है, इनकी तरह ही करना है। तो 16 में क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता। फिर 17 में क्या कहते हैं? लड़कियां कहती हैं हमें मत छुओ, हमें मत छुओ, तो हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और 19 में क्या हो जाता है? वाक स्वतंत्रता। 19 में ज्यादा बोलने लगते हैं लड़के बच्चे, तो वो कहते हैं वाक स्वतंत्रता, हमारी बात सुनो, है ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगने लगते हैं। 21 में क्या होता है कि हम यहाँ टहलेंगे, जाके हम बियर में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, दारू पियेंगे, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। फिर 21 का में ही जोड़ गया है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, कि हमें भी शिक्षा का अधिकार चाहिए। कहते प्राथमिक शिक्षा तो पहले ले लो, अभी तक तो तुमने कुछ पढ़ाई की नहीं है, तो प्राथमिक शिक्षा ले लो, माँ बाप कहते हैं किस काम है। फिर 25 में क्या है? अब इनकी शादी हो जाती है 25 में, तो जहां से शादी होती है तो वहां क्या कहते हैं? अपने हस्बैंड से कहती हैं लड़कियां कि हमें अपने धर्म को अबाध रूप से मानने दिया जाए, आचरण प्रचार करने दिया, बच्चों को हमें अपना धर्म सिखाने की आजादी दी जाए, जैसे शाहरुख खान से गौरी खान ने क्या कहा होगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर 30 में, आर्टिकल 30 में क्या? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब शादी हो गई तो महिलाएं क्या कहेंगी? अब हमारे शिक्षा संस्थान की हमें स्थापना करने की आजादी दीजिए, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, तो ये आर्टिकल 30 में हो गया। फिर 31 गा क्या कहता है? कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, ये लागू ही होने हैं। मतलब 31 गा में अगर पड़ गया तो कुछ निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए विधियों की व्यावृत्ति, मतलब ये लागू ही हो जाएंगे, मतलब कंपलसरी हो जाएंगे ये लॉ निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। फिर 32 क्या कहता है आर्टिकल? मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट्स सहित उपचार। तो रिट्स कहां पर हैं? अब ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिट्स जो है वो किस आर्टिकल में वर्णित है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, ये सारी रिट्स कहां पर हैं? तो आर्टिकल 32 में है, जो सारी रिट्स हैं उनके उपचार हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 38 किस बारे में कहता है? आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, लोगों का कल्याण करेगा, वृद्धि करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये 38 में कहा गया। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन जो है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ग्राम पंचायतों का संगठन कहाँ है? आर्टिकल 40 में है। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक कॉमन कोड होगा, है ना, तो समान कॉमन सिटीजन कोड होगा, है ना, तो वो किस में है? आर्टिकल 44 में है, जिसको अभी लागू करना है। आर्टिकल 45 में क्या गया? 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, तो ये आर्टिकल 45 में है, इसको भी याद रखिए।
ये नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएगा, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। मतलब इसको बात लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे या ना करे, है ना। ग्राम पंचायतों का संगठन भी लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं था, लेकिन वो नियम आ गया, अब लागू है तो वो चल रहा है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाए, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा। फिर आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब यहाँ से अलग आ जाएंगे। आर्टिकल 50 क्या कहेगा, जो न्यायपालिका है मतलब को जो जुडिशरी है, जो आपकी जुडिशरी है, जो आपकी जुडिशरी है वो किससे अलग रहेगी, एग्जीक्यूटिव से पृथक रहेगी, उसका इस पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि होनी चाहिए। इसकी उपबंध कौन करेगा, आर्टिकल 51। तो जो हमारे डीपीएसपी हैं वो कहाँ से कहाँ तक थे, वो थे हमारे 36 से 51 तक। तो जो डीपीएसपी हैं हमारे वो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, और 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक। तो चलिए आगे देखते हैं। 51 का जो है हमारा वो मौलिक कर्तव्य से है, मतलब जहां से डीपीएसपी खत्म होती है वहीं से 51 का क्या डाल देते हैं कि भाई हमने, राज्य ने तो अपने कर्तव्य कर लिए, अब आप लोग अपने कर्तव्यों की निर्वाह कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य हैं मतलब कि हमारे झंडे की सुरक्षा सम्मान कीजिए, है ना। ये सभी चीज जो है 10 मौलिक कर्तव्य हैं, उन सब का जिक्र किसमें है, 51 का में है। उसके बाद आता है आर्टिकल 72, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में बताई गई है। फिर उसके बाद आर्टिकल 74 देख लें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, कैबिनेट की बात आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो ये केंद्र सरकार संघ के जो आर्टिकल हैं पार्ट के चालू हो गए पार्ट। अब देखते हैं आर्टिकल 110 क्या कहता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। किस विधेयक की परिभाषा दे रहा है, आर्टिकल 110 क्या कहता है, धन विधेयक क्या है, इसकी परिभाषा। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब कि एनुअल बजट जो है हमारा, है ना, उसका जो जिक्र है वो 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 क्या है, संसद के विश्रांति काल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर संसद नहीं है उस समय चल रहा तो राष्ट्रपति कोई अध्यादेश ला सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत। ये आर्टिकल याद रखिए। 143 आर्टिकल क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति 143 आर्टिकल के थ्रू उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को लेना या ना लेना ये पूरा प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। मतलब उसकी बात को मान नहीं भी सकता है और मान भी सकता है। 155 आर्टिकल क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर का इलेक्शन, राज्यपाल की नियुक्ति। 155 161 मतलब कि यहाँ राज्य सरकार चालू हो गई है। क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, परिहार हो जाए, लघुकरण हो जाए। तो 161 जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है, गवर्नर की शक्तियों से। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो राज्य से संबंधित जो है वो 163 में समझ लीजिए योगी जी आनंदीबेन को सलाह दे रहे हैं। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन कैसे होगा, 169 में है विधान परिषदों का।
अब विधेयकों पर अनुमति आर्टिकल 200 में है, जो विधान परिषद में बनेंगे। और आगे आ जाता है आर्टिकल 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये आर्टिकल 213 में है। उधर आर्टिकल किसमें थी? 100 उधर राष्ट्रपति की जानकारी संबंध में अध्यादेश राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो 123 में है। तो 123 और 213 ये जो दो आर्टिकल हैं 123 और 213 ये लगभग सिमिलर हैं। 213 देख लीजिए, वर्ड का भी हेरा फेरी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है विश्रांति काल में, यहाँ गवर्नर के पास विश्रांति काल में पावर आ जाती है, और किसकी? अध्यादेश लागू करने की। आगे चलते हैं। आर्टिकल 226 क्या कहता है? कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो हाई कोर्ट जो है कुछ ही रिटें निकाल सकता है, बाकी जो रिटें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही निकालता है। तो 226 में कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 239 का काम है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध पूछ लिए जाएं तो 239 का ये विशेष आर्टिकल रहेगा। 249 राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय में भी संसद कानून बना सकती है, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 249 में। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन करना 262 में बताया गया। तो 262 में नदियों का विवादों का वर्णन है, इनसे संबंधित विधियों का उल्लेख किया जाएगा या किया गया है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। और 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। विधि के प्राधिकारों के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, मतलब 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। जब तक वो टैक्स लगने का कोई रूल ना बना हो तब तक उनको हम नहीं लगा सकते हैं। 275 में कुछ राज्यों का संघ से अनुदान। तो संघ से अनुदान मिलता रहता है 275 आर्टिकल के थ्रू, फंड मिलता रहता है ना। वित्त आयोग का चर्चा किसमें की गई है? तो वित्त आयोग की चर्चा 280 में की गई है। 300 आर्टिकल में वाद और कार्यवाहियां हैं। अब महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है 312, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज। और 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है, सिविल सर्विसेज फॉर स्टेट्स। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 312 और 315, ये यूनियन के लिए है और ये स्टेट के लिए है। 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य, लोक सेवा क्या काम करते हैं उनके कृत्य हैं, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आगे 323 का में प्रशासनिक अधिकरण, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, क्या अधिकरण है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। और 324 में क्या है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 में निर्वाचनों का है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। तो ये आर्टिकल चेंज हो गया। 323 जो है वो SC ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। 335 क्या कहता है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों के दावे। कोई सेवा है, कोई पद है तो उनके लिए SC ST दावे जो हैं प्रकट कर सकती हैं। और देखिए दंगे चलते रहते हैं कि हमें SC ST कैटेगरी में ले आया जाए, तो ये कैटेगरी स्पेशल आ चुकी है। 352 क्या कहता है? आपातकाल की घोषणा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। 352 में आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दिशा में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में लग गया था प्रेसिडेंट रूल, और अभी वेस्ट बंगाल में लगाने की बात कही जा रही थी। तो 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने का की दशा में उपबंध 356 में है।
360 में क्या है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, मतलब कि फाइनेंशियल कोई ट्रेजेडी हो जाए देश में, है ना, तो 360 में है। तो 356 में राज्यों के तंत्र विफल हो जाए, 352 में आपात की घोषणा प्रेसिडेंट कर देता है, 360 में वित्तीय आपात हो जाए, और 365 में क्या है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, अगर कोई केंद्र सरकार का लॉ नहीं लागू करता है तो 365 के थ्रू जो है उनके प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। 368 में क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है, उसके लिए प्रक्रिया। तो 368 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 368 आर्टिकल 368 और जो आपका आर्टिकल कौन सा है 13, 368 और आर्टिकल 13 जो है, इसमें आपका शंकरी प्रसाद मामले से विवाद स्टार्ट हुआ था और संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर जाकर ये इसका विवाद रुका था। तो आर्टिकल 367 क्या कहता है कि संसद कुछ भी जो है चेंजेस कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा तो विधि जो है वो निरस्त हो जाएगी, है ना। तो इसी के संबंध में हमारा एक लेक्चर है जिसमें हमने संविधान के मूल स्ट्रक्चर, मूल ढांचे की बात को, के डॉक्ट्रिन को जिक्र किया है, उसका विवेचना की है, उसका डिस्कशन किया है, उसको आप देखिए। 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है, जिसका अब एक प्रावधान हटा दिया गया है और 370 के हटाने के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।